नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। बच्चों, ये उत्तल दर्पण है। पिछली क्लास में मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन समझाया था। इस कक्षा में मैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन समझाऊंगा। बच्चों, अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियां ली थी वस्तु को रखने की, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे की तरफ होते हैं और दर्पण के पीछे रख के तो हम प्रतिबिंब बना ही नहीं सकते। तो हम फिर सामने कहीं भी रख सकते हैं वस्तु को, स्थिति तो कोई बची नहीं हमारे पास। तो इसीलिए हमने एक वस्तु ली और उसे उत्तल दर्पण के सामने रख दिया। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश की कम से कम 2 किरणों को भेजना है और मैंने उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें किस प्रकार परिवर्तित होकर जाती है मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैंने एक समांतर किरण भेजी जो टकराकर, आप जानते हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण मैंने वक्रता केंद्र की ओर भेजी। वो जानते हैं आप, टकराने के बाद वापस अपने मार्ग पर आ जाती हैं। तो जब ये किरणें पीछे की ओर बढ़ेगी तो इधर तो ये कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि फैल रहेगी। जब आगे की तरफ हमने देखा तो ये इस बिंदु पर मिलती है, तो यही प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के हमेशा जो गुण होंगे, हमेशा किसी भी स्थिति में, एक तो वो आभासी होगा, जैसा कि हमें दिख रहा है कि किरणों को मिलाया गया है, वास्तव में वो नहीं मिली। छोटा होगा, सीधा होगा और उसकी स्थिति होगी दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन आपने सीखा। तो इसे बच्चों, अभी हम जब दर्पणों से संबंधित आंकिक प्रश्न करेंगे तो उसमें हमें जो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी, उसके लिए प्लस या माइनस का चिन्ह देना होगा। वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी चिन्ह देना होगा। उस चिन्ह को हम कैसे देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मैंने एक उत्तल दर्पण बनाया है। इसका जो परावर्तन तल है वो मेरे उल्टे हाथ की ओर है। चाहे दर्पण अवतल ले या उत्तल ले, उसका परावर्तन तल इसी प्रकार अपने बाएं हाथ की तरफ ही रखना है, हमेशा याद रखें, तभी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो उसका परावर्तन तल आपने उल्टे हाथ की तरफ रखा है। तो मैंने इस दर्पण को अक्षों में बांट दिया। आपने गणित में एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े होंगे, और उसमें फिर आपने ये भी जानना होगा कि ये जो जहां दोनों अक्ष काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के दाईं ओर सीधे हाथ की ओर जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसे हम धनात्मक, और जो उल्टे मूल बिंदु के उल्टे हाथ की तरफ की जो दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। सीधे हाथ की दूरी धनात्मक, उल्टे हाथ की दूरी ऋणात्मक। ठीक है। अब आप वस्तु को रखेंगे सामने दर्पण की, तो जो इसकी ऊंचाई है, हाइट, वो हमेशा धनात्मक लेंगे क्योंकि वस्तु को हमेशा सीधा ही रखा जाता है, दर्पण के साथ अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। इसके बाद अगर प्रतिबिंब भी सीधा बनता है तो ये आपका धनात्मक रहेगा, लेकिन यदि प्रतिबिंब उल्टा बना किसी भी स्थिति में तो उसकी जो हाइट होगी उसको हम ऋणात्मक लेंगे। इसी प्रकार से वस्तु की दूरी आप देख रहे हैं हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, और उसे मैं u से प्रदर्शित करूंगा। हमेशा वस्तु की दर्पण से दूरी ऋणात्मक रहती है, ध्यान रखना, इसे u से प्रदर्शित करेंगे और ये हमेशा माइनस की रहेगी। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो ये जो दूरियां हैं ये सब धनात्मक है। मान लिया यहाँ प्रतिबिंब बना सीधा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसको मैं धनात्मक लूंगा और v से प्रदर्शित करूंगा। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दर्पण की दूरी को
यू से प्रदर्शित करते हैं। यू तो हमेशा माइनस का ही रहेगा, वी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये हमारा माइनस का। तो बच्चों इस प्रकार हमें चिन्ह परिपाटी का ध्यान देना है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस दूरी का चिन्ह क्या रहेगा। तो बच्चों ये मैंने दो दर्पण बनाए हैं, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसे अक्षिक में बांट दिया जाए, ये मूल बिंदु लेके हम दर्पण का जो ध्रुव होगा उसे मूल बिंदु मानेंगे, तो आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस है वो दाईं ओर है। तो ये जो दूरी हो गई ये धनात्मक हो गई, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं फोकस ये मूल बिंदु हो गया, मैंने जैसे भी बनाया था, फोकस मूल बिंदु के बाईं ओर है, उल्टे हाथ की ओर है। तो ये वाली जो दूरी होगी ये ऋणात्मक होगी, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। माइंड में ये पिक्चर बना के रखना, कभी नहीं भूलोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है दर्पण का रेखीय आवर्धन। क्या है बच्चों रेखीय आवर्धन? इसे m से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि ऊंचाई को भी चिन्ह सहित ही रखेंगे। ऊंचाई का चिन्ह भी प्लस या माइनस उसी आधार पर लेना है जैसे मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में समझाया है। रेखीय आवर्धन को हम एक सूत्र और प्रदर्शित करेंगे, m बराबर v। v क्या है? माइनस लगा लेना है। v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u है ध्रुव से वस्तु की दूरी। बच्चों मैंने कहा किसी भी भौतिक राशि को हमें ये पता होना चाहिए उसका मात्रक क्या है, मगर रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई का मात्रक कट जाएगा। अब आता है बच्चों दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के क्या उपयोग है? दर्पण के उपयोग उसकी प्रकृति के आधार पर आप समझिए। अवतल दर्पण की सबसे खास बात क्या है कि ये फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो अगर हमें किसी चीज का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर डॉक्टर, और वो भी दांतों वाला डॉक्टर दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण की इसी गुण का प्रयोग करके दांत को बड़ा देख लेता है। दूसरा, अगर आपको प्रकाश कहीं इकट्ठा करना है, एक जगह केंद्रित करना है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, झुका देता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो टॉर्च या अन्य कोई यंत्र है जो प्रकाश को इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां पर आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको अपने चेहरे में दाढ़ी बनानी है और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो अवतल दर्पण को अपने निकट लाकर अपने चेहरे को आप ध्रुव और फोकस के बीच में ले आइए, तो आपको उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है। तो हम सड़कों पर प्रकाश को फैलाना चाहते हैं तो सड़क पर जो खंभे होते हैं उनके बल्ब के पीछे हम उत्तल दर्पण लगा देते हैं, वो प्रकाश को सारे में फैला देता है। दूसरा ये कि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा क्षेत्र को अपने अंदर दिखा सकता है। इसीलिए गाड़ियों में जो साइड मिरर्स होते हैं, पार्श्व मिरर्स जो होते हैं, उनमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करके पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं और गाड़ी को सुगमता से चला सकते हैं। तो बच्चों दर्पणों के यही उपयोग थे। आज की क्लास में इतना ही। इससे ही संबंधित मैं होमवर्क आपको दूंगा। धन्यवाद।